नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है संविधान और संविधान के साथ साथ संविधानवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर ही रहे हैं, बहुत आसान भाषा में, बहुत बारीक और बहुत विस्तार में, बहुत सटीक और बहुत प्रामाणिक तरीके से हमें संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ सीखने पर भी बल देना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज का जो लक्ष्य है उसको लिख के रखा है दोस्तों। तो आज का लक्ष्य है संविधानवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, अर्थात जैसे कि संविधानवाद का क्या अर्थ है, संविधानवाद की क्या विशेषता है, संविधानवाद की क्या परिभाषा है और संविधानवाद की क्या उपयोगिता है। ये बात हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और इसके बाद संवैधानिक नैतिकता किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा संवैधानिक नैतिकता का, और उसके बाद जो पार्ट होगा वो होगा संवैधानिक अर्थशास्त्र का। हो सकता है कि अभी तक आपने इस शब्द को ना सुना हो, संवैधानिक अर्थशास्त्र। तो ये एक यूनिक चीज भी आपको वीडियो के लास्ट तक सीखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या भारत में संविधानवाद है, क्या भारत में संविधानवाद है या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और लास्ट में जो संवैधानिक नैतिकता है इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वो प्रश्न ऐसा है जिसमें कि 95% बच्चे फेल हो गए हैं। तो चलिए उस प्रश्न को भी देखना है और अब अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है आपके लिए, जिससे कि मैं कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकूं। तो संविधानवाद क्या लिखा है मैंने, संविधानवाद। संविधानवाद का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो क्या होता है। देखिए मैंने जो आपको लिख के दिया है वो टॉपिक कवर करना है कि अर्थ देखेंगे, विशेषता देखेंगे, सब चीज देखेंगे बारीकी के साथ। तो यहाँ पर जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संविधानवाद का, किसी निकाय का गठन और संरचना कैसी है, इसके किसी निकाय का गठन और संरचना कैसी है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, संविधानवाद से। तो संविधानवाद यह एक विचारधारा है। तो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ दे रहा हूँ। और आगे जो बात कही जा रही है इसकी परिभाषा के रूप में, संविधान में उल्लेखित और समर्पित मान्यताओं, आस्थाओं, मानवीय मूल्यों का नाम ही संविधानवाद है। तो संविधानवाद की जो परिभाषा है वो आपको भली भांति मतलब पता हो गई कि संविधान में उल्लेखित और समर्पित मान्यताओं, आस्थाओं और मानवीय मूल्यों का नाम ही संविधानवाद है। तो आशा करता हूं यहाँ तक का जो टॉपिक है वो कवर कर लिए आप, और आगे का टॉपिक हमें कवर करना है। तो आगे के टॉपिक में जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विशिष्ट, जैसे कि शुरुआती दौर में ही लिखा गया है कि हमें सटीक और प्रामाणिक तरीके से पढ़ना है। तो जब आप डायग्राम के तरीके के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से चीजों को सीखते हैं तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा गोला मैंने बना के रखा है, वो इंगित कर रहा है संविधान को, और जो इसके अंदर ये छोटा सा गोला है, ये डॉट डॉट वाला, ये इंगित कर रहा है संविधानवाद को। बड़ा गोला संविधान को और उसके अंतर्गत संविधानवाद, मतलब संविधान के अंतर्गत संविधानवाद निहित है। इस गोले का यही अर्थ हुआ। तो यहाँ पर क्या अर्थ, इसका अर्थ दिया जा रहा है कि संविधानवाद की अभिव्यक्ति संविधान के द्वारा होती है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। और जो आगे की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि संविधानवाद का जो तत्व है, हम संविधानवाद की पहचान कैसे करेंगे कि संविधानवाद है कि नहीं। और यहाँ पर जो विचारक हैं उनका कहना है कि संविधान से ज्यादा आवश्यक है संविधानवाद। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है थोड़ा सा स्टाइल में मैंने लिख भी लिया है कि जिससे कि चीजों को मैं आसानी से समझा सकूं और आप समझ भी सकें। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो क्या है कि संविधानवाद के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो संविधानवाद का जो मूलभूत तत्व है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है सीमित सरकार की। तो सीमित सरकार का जो सिद्धांत है उसे किसने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था। और जॉन लॉक ने सीमित सरकार को ट्रस्टी के रूप में माना था। किसके रूप में, ट्रस्टी के रूप में माना था। ये आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर पूछा भी जा सकता है। तो इसके बाद में पहला टॉपिक कि संविधानवाद का जो तत्व है वो सीमित सरकार के रूप में है कि सीमित सरकार के मतलब वो निरंकुश नहीं हो सकती, अपनी मनमानी नहीं कर सकती। और दूसरी बात शक्ति का पृथक्करण, जिस संविधान में शक्ति का पृथक्करण
तत्व भी शामिल है वहां पर संविधानवाद है। तो सत्य का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? ये मतलब ऑप्शनल में आपसे पूछा जा सकता है, ये एक फैक्ट के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। मॉन्टेस्क्यू ने, क्या है इसका है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण। और इसके बाद में जो आगे बात कही जा रही है कि संविधान में विधि का शासन होना चाहिए, किसी की मनमानी या किसी के इच्छा के अनुसार शासन नहीं होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए संविधान में। और आगे कही जा रही है बात कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, लैंगिक न्याय होना चाहिए। लैंगिक न्याय का मुद्दा भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ पर? जो वहां पर मैंने लिखा है कि नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता का जो मामला सामने आया वो लैंगिक न्याय से ही जुड़ा था, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। और इसके बाद में जो अगला टॉपिक दिया गया है वो है सामाजिक न्याय। तो जहां पर ऐसे तत्व विद्यमान रहेंगे तो वहां पर हम कहेंगे यहाँ पर संविधान है और संविधान के साथ साथ संविधानवाद है। तो मैंने आपसे एक प्रश्न थंबनेल में भी बना के पूछा है और वीडियो के शुरुआती दौर में भी आपसे पूछा कि क्या भारत में संविधानवाद है या नहीं है। तो संविधानवाद तो यहाँ पर जितने भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं सब में आप मतलब भारत में रह रहे हैं तो यार इतना तो जान ही रहे हैं कि भारत में ये सब चीजें हैं। जैसे कि अब चाइना चले जाएं तो वहां पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है, और जैसे उत्तर कोरिया चले जाएं तो वहां पर विधि का शासन नहीं है। तो यहाँ ऐसे देशों में हम क्या कह सकते हैं, संविधानवाद की जो डिग्री है वो बहुत कमजोर है। आगे इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। वहां पर मैंने भारत और यूएसए का उदाहरण भी लिया है। तो जितना हो सके उतने ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो दौर है वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भारत में संविधानवाद है कि नहीं। अब आप समझ चुके होंगे ये सभी चीजें, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये सभी चीजें हमारे संविधान में दिखाई पड़ती हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत में संविधानवाद है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है, यह गतिशील अवधारणा है। ये जो बी और डैश करके सी लिखा है इसका मतलब होता है बिकॉज। ये मेरे लिखने का स्टाइल है, क्योंकि। तो क्या बताया? यह गतिशील अवधारणा है, यह गतिशील अवधारणा है क्योंकि इससे हमें नए अधिकारों की प्राप्ति होती है, इससे हमें नए अधिकारों की प्राप्ति होती है। तो संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि इसके द्वारा हमें नए अधिकारों की प्राप्ति होती है। जैसे कि अब यही बात आती है कि हमें केवल पूरा पाषाण कालीन तरीके से नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती दौर के लेक्चर में यही बता दिया था। अब हम देखें, ये जो टॉपिक है ये पुराने टॉपिक हैं, ये स्थिर टॉपिक हैं, और इसके साथ साथ जब कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वहां पर स्थिर टॉपिक के साथ जब करंट के टॉपिक पूछे जाते हैं तब टॉपिक में बच्चा फंस जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया वेश्यावृत्ति मतलब सेक्स वर्कर्स को लेकर। तो सेक्स वर्कर्स का मतलब वेश्यावृत्ति जो है वो गैर कानूनी नहीं है। तो जो सेक्स में काम कर रही हैं महिलाएं, उनको एक नए अधिकार की प्राप्ति हुई। किसके वजह से? संविधानवाद की वजह से। अगर संविधानवाद नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि उनको यह अधिकार मिल पाता? नहीं मिल पाता ना। तो यार ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग तौर पर मतलब तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इंटरेस्ट भी बना रहे वीडियो के साथ, और आप समझे भी चीजों को काफी अच्छे से। तो फिलहाल मैं अपना तो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसे पसंद आता है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो यहाँ पर एक और बात है कि संविधान के प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कैसे संविधान का प्रकार आ गया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वहां पर आपको संविधान के प्रकार के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको मैंने संविधानवाद के बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ पर क्या है, संविधान देखिए कितनी स्टाइल के साथ मैंने इसको लिख के रखा है कि आपको मतलब आसानी से मैं समझा सकूं, यही उद्देश्य है। तो संविधान के प्रकार, तो मूल्यों के आधार पर। किसके आधार पर? मूल्यों के आधार पर। तो नंबर 1 हो गया लोकतांत्रिक और दूसरा हो गया अलोकतांत्रिक। मतलब लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक में क्या है कि यहाँ पर लिखा गया है, ये है, इसका अर्थ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और इसका जो अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए लोकतांत्रिक देश जो है वहां यहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, यहाँ पर 2 चीजें आ रही हैं। पहली चीज आ रही है, पहला हम मूल्यों के आधार पर इसको डिवाइड कर रहे हैं, और मूल्यों के आधार पर जो डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो गया लोकतांत्रिक और दूसरा हो गया अलोकतांत्रिक।
तो लोकतांत्रिक संविधान वह संविधान होगा जिसमें संविधान तो है और संविधान के साथ साथ संविधानवाद का भी तत्व शामिल है। जब इसके साथ साथ संविधानवाद जुड़ जाएगा तब यह लोकतांत्रिक बन जाएगा, और वहीं पर संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, वह अलोकतांत्रिक संविधान की श्रेणी में चला जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी के साथ यह बात भी समझ में आई होगी। ऐसी चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। जब आप समझ लेंगे तब बहुत आसानी से आपका मतलब स्टोर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद में अब आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो अर्थ होता है संवैधानिक मूल्यों के निचले स्तर के सिद्धांतों का पालन करना। ये थोड़ी सी कठिन परिभाषा है, अगर आप इसे न गौर करना चाहें तो इसे गौर कीजिए। ये वाली कि संविधान के मूल्यों के प्रति जो हमारी कटिबद्धता है वह प्रदर्शित करती है संवैधानिक नैतिकता को, वह प्रदर्शित करती है संवैधानिक नैतिकता को। तो यहाँ पर क्या है, संवैधानिक नैतिकता के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, यहाँ पर कही जा रही हैं कि संविधान के मूल्यों के प्रति कटिबद्धता, और जो संविधान के मूल हैं, संविधान के जो मूल्य हैं वो क्या है, संविधानवाद को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। समझ पाए? कोई डाउट? संविधानवाद जो है वही तो है मूल्य। वही अभी आगे बताया मैंने कि जैसे बड़ा गोला जो है संविधान और उसके अंतर्गत निहित है संविधानवाद। आशा करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद में उदाहरण से अब इस चीज को समझा जाए। यहाँ पर आईसी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वही अमेरिका और भारत के संविधान की तुलना के तौर पर यहाँ पर उदाहरण लिया जा रहा है। तो उदाहरण में क्या कहा जा रहा है कि दोनों डीसी हैं। डीसी का मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इन दोनों में जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी वो एक समान होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। तो डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी सेम होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है कि सीएम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सीएम मतलब हो गया, और ये जो है ये क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो यूएसए का संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान है, वहां पर लोगों मतलब ये क्या है, ये संविधान के मूल्यों के प्रति कटिबद्धता है। मतलब वहां की जो जनता है वो अपने संविधान के प्रति अधिक संवेदनशील है, अधिक मतलब उससे जुड़ी हुई है, उसके नियमों का पालन करती है। इसलिए सीएम मतलब संवैधानिक नैतिकता का जो ग्राफ है वो ऊंचा है, और संवैधानिक नैतिकता का ग्राफ जुड़ता है, संवैधानिक नैतिकता का संबंध संविधानवाद से सीधे सीधे है। तो ये जो चिन्ह होता है, अगर आप साइंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जैसे A समानुपाती B, तो A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, A घटेगा तो B घटेगा। तो यहाँ पर जब सीएम बढ़ रहा है मतलब संवैधानिक नैतिकता बढ़ रही है, तो संविधानवाद भी बढ़ रहा है, और जब संविधानवाद बढ़ रहा है तो वहां डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप बढ़ जाएगी। यही टॉपिक बच्चा रटता रह जाता है और समझ नहीं पाता। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि हमने किस प्रकार से इस चीज को आपको समझाया। और इसके बाद में जो संवैधानिक नैतिकता, आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। पूरा मतलब ग्राफ बना के पूरा हाईलाइट करके लिखने के बाद भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन लिया। अगर वहीं अभी देखिए, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना हम पाकिस्तान से कर दें तो पाकिस्तान में भी संविधानवाद के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन वहां पर देखिए सरकार ही गिर रही है। ऐसा तो हमारे देश में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे देश के लोग हैं वो अपने संविधान के प्रति अधिक कटिबद्ध हैं। समझ पाए? और इसके बाद जो जब तुलना यूएसए से हो जाती है, जब तुलना ब्रिटेन से हो जाती है, तब हमारी जो डिग्री है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, उदाहरण वाला। तो यहाँ पर जो उदाहरण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उदाहरण जो है ये है, 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था, संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं, संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं। और इस प्रश्न से बहुत बच्चे परेशान हो गए थे। तो अब इस चीज को समझना है, तो यहाँ पर इसको भी समझाने के लिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है सब चीजों को। जब डिजाइन किए रहते हैं तो हम अच्छे से, हमारा ध्यान जो है समझाने पर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आर्टिकल 15 अभी
आर्टिकल 15 पर हम नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम वहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 बातों का उल्लेख है। एक बात जो हमारे काम की है उसे मैंने लिखा है लिंग, तो लिंग के आधार पर विभेद नहीं होगा। यहाँ तक समझे, गौर न ज्यादा ध्यान न दें इस पर। जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो विस्तार से एक एक पहलू को समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 15 में 5 बातें और एक है उससे जुड़ी लिंग की, तो लिंग के आधार पर विभेद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कहानी है उसको, थोड़ी सी कहानी को सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को हम समझ लेते हैं। ये जो बात आती है संवैधानिक नैतिकता की, संवैधानिक नैतिकता की जो बात आ रही है वो है कि दक्षिण भारत के एक भगवान है अयप्पा, और मान्यता के अनुसार वो ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं किया, जैसे कि अपने यहाँ बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो उन्होंने कभी शादी नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अयप्पा भगवान अयप्पा का मंदिर है, तो वो क्या है कि वहां पर जो महिलाएं थी उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। महिलाओं को मंदिर प्रवेश इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि भगवान अयप्पा जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए स्त्रियों को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन वहां पर वकीलों का एक समूह था दोस्तों, उसने याचिका दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। वकीलों के एक समूह ने याचिका दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय सुनाया, उस निर्णय में कहा कि महिलाओं को मंदिर प्रवेश रोकना मूल अधिकार के विरुद्ध है। किस आधार पर कहा? इस आधार पर कहा। लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, अभी लॉन्ग फॉर्म में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो मंदिर के समर्थक थे उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 जो है, देखिए बहुत रोचक बात आ रही है यहाँ पर। आर्टिकल 25 जो है उसमें 4 बातें उल्लेखित हैं, जिसमें से एक है धर्म को मानने का अधिकार। धर्म को मानने का अधिकार, वो अभी गौर मत करना, धर्म को मानने का अधिकार, धर्म को प्रचार करने का अधिकार, धर्म को धारण करने का अधिकार, वो सब अभी ध्यान नहीं देना है। तो 4 प्रकार की बातें हैं, तो इसमें से एक जुड़ी है धर्म को मानने का अधिकार। धर्म को मानने का अधिकार के अंतर्गत शामिल है मान्यताएं, अर्थात जो मान्यताएं धर्म से जुड़ी हुई हैं, जो परंपराएं धर्म से जुड़ी हुई हैं, हमें उनको भी मानना चाहिए। ये कौन कहा? ये जो भगवान अयप्पा के समर्थक थे, वहां के मतलब मंदिर के लोगों ने ऐसा कहा। अब बात आ गई, हाँ ये बात भी सही है। अब आपको लग रहा होगा यार हाँ ये तो मामला भी सही है, कि जो ये लोग भी कह रहे हैं ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। अब यहाँ पर दोनों में कौन सही होगा? आपसे पूछ रहा हूं कि आर्टिकल 15 बड़ा है कि आर्टिकल 25? आर्टिकल 15 बड़ा है कि आर्टिकल 25? मतलब ये लड़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, 15 बड़ा है 25 बड़ा है। और इस केस में जो मामला है वो किसके पक्ष में जाता है? 15 के पक्ष में जाता है, जो पहले आया वो बड़ा है। ठीक, फिलहाल अपने टॉपिक पर बात करता हूं मैं। तो नैतिकता जो होती है दोस्तों, वो नैतिकता 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रथागत और एक होती है संवैधानिक। गौर कीजिएगा, इतना मतलब सही तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, वो भी यूट्यूब पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी तो देखते हैं कि कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है। तो नैतिकता जो है वो 2 प्रकार की, एक हो गई प्रथागत और एक हो गई संवैधानिक। तो संवैधानिक नैतिकता बड़ी कि प्रथागत नैतिकता बड़ी? अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हाँ मसला तो अब हल हो चुका है, कि संविधान से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। प्रथाएं चाहे जो हो, चाहे वह 3 तलाक की ही प्रथा हो, लेकिन अगर वह गैर संवैधानिक है तो वह रद्द हो जाएगी। तो यहाँ पर यह मान्यता, जो परंपरा थी कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वह खत्म हो गई, क्योंकि वह प्रथागत नैतिकता थी। और यहाँ पर जो जीत हुई वो संवैधानिक नैतिकता की हुई। इसलिए बार बार कहता हूँ कि सबसे ऊपर झंडा रहेगा संविधान का और उससे नीचे झंडा रहेगा अन्य सभी का। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर सब कुछ आसानी से मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या चीजें आपको समझाया कि संवैधानिक नैतिकता के बारे में समझा दिया। ठीक, अब इसके बारे में जो ये प्रश्न पूछा गया था, ये इसके बारे में भी आपसे चर्चा कर दिया, पूरा हाईलाइट करके एकदम विस्तार से सब कुछ बताने की कोशिश की। महज 20 मिनट में इतनी चीजें आपको मैंने बता दिया। अब आगे जो एक टॉपिक है जो आपने कभी नहीं सुना है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। उसका नाम है संवैधानिक अर्थशास्त्र। संवैधानिक अर्थशास्त्र, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो संवैधानिक अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है उसको दिया था जेम्स बुचानन ने। तो इन्होंने, और इनको गौर कीजिएगा, इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। आप सोच सकते हैं इनकी बातें कितनी सटीक रही होंगी। तो इन्होंने कहा कि जो संविधान है वो आर्थिक, जो संविधान है वह लोगों के आर्थिक जीवन के क्रियाकलापों को स्पर्श ही नहीं कर रहा है। जो संविधान है वह मनुष्यों के, लोगों के आर्थिक जीवन को टच नहीं कर रहा है। तो हमें इस तरीके से
नियम को बनाना चाहिए, जैसे कर हो गया, टैक्स हो गया, बजट हो गया, तो इनमें हमें आर्थिक क्रियाओं को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आप, आशा करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। हमें विस्तार नहीं जाना है, कि बस इतना जानना है कि ये चीज कैसे घटित हुई। तो हम क्या सीखे कि जो ये साहब हैं, साहब जी ने कहा, ये सर जो हैं, इन्होंने कहा संविधान लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप को स्पर्श ही नहीं कर रहा है। तो हमें संविधान को इस रूप में बनाना चाहिए, जो उसके जो है कि प्रावधान हो उनको इस रूप में बनाना चाहिए कि वो आर्थिक क्रियाओं से भी संबंध रखें, और इसी बात के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो हम जो अपना टॉपिक था वो पूरा कवर कर लिए। एक बार जल्दी से मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि क्या क्या चीज़ों के बारे में, अर्थ देख लिया, परिभाषा देख लिया और उपयोगिता देख लिया। उपयोगिता किस रूप में देखा? उपयोगिता इस रूप में देखा कि अगर संविधानवाद ना होता तो आज जो है जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको कितनी मतलब गलत नजरिए से देखा जाता था, जैसे कि अब उस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। तो लेकिन उनको भी अधिकार मिला। संवैधानिक नैतिकता के बारे में हमने चर्चा किया और संवैधानिक अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा किया। भारत में संविधानवाद है कि नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा हो गई। अब जैसे कि एक बात आती है कि एक जो टॉपिक छूट गया है, लेकिन उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो आपको पता रहता है तब आपको जानकारी होती है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। इसी वक्त मैं इसको बता देता हूँ, जो ये बात ना रह जाए कि कुछ छूट गया। तो यहाँ बहुत कठिन नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। संविधान और संविधानवाद, और कठिन भी होगा तो हम उसे आसान बनाने की कोशिश भी तो करेंगे, क्योंकि लिखा गया है बहुत आसान भाषा में। तो यहाँ पर देखिए, इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि संविधान जो है वह संगठन का प्रतीक है। संविधान को संगठन के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पर जो संविधानवाद है उसे एक विचारधारा के रूप में देखा जा रहा है। समझ पाए? संगठन के रूप में कैसे? कि यहाँ पर सभी के अधिकारों और शक्तियों का उल्लेख है। किसमें? संविधान में। संविधान में पहला लेक्चर याद कीजिए। और उसके बाद जो दूसरी बात कही जा रही है, यह साधन है। संविधान साधन है और संविधानवाद जो है यह साध्य है। साध्य का मतलब लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये बता रहा है संविधान। समझ पाए? और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है कि यह निर्माण का प्रतिफल है। संविधान जो है वो निर्माण का प्रतिफल है और यह विकास का प्रतिफल है। संविधानवाद की जो प्रक्रिया है वह मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि विकासशील संविधान भी होता है और एक होता है निर्मित संविधान। तो अब आपको ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। अच्छा, जाते जाते मैं एक प्रश्न, मतलब यार उसको शुरुआत में पूछ लेना था, मैं भूल गया, कि एक ऐसा देश बताइए जहां पर संविधान तो था, संविधान देखिए संविधान था लेकिन संविधान वाद नहीं। तो ये प्रश्न अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल मैं बता देता हूं कि जो नाजी जर्मनी था वह संविधान से संचालित हो रहा था, परंतु वहां पर संविधानवाद नहीं था। संविधानवाद नहीं था। नाजी जर्मनी में संविधान तो था लेकिन वहां पर संविधानवाद नहीं था। तो आशा करता हूँ आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, इसे मुझे पढ़ाकर भी बहुत आनंद आया और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ाया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।